नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आयुर्वेद महासागर है। जिसने जितनी गहराई में गोता लगाई उसे उतनी ही मूल्यवान रत्न प्राप्त हुआ है। ऐसे ही महाराष्ट्र में हमारे आदरणीय और पूजनीय वैद्य हुए, जिन्होंने आयुर्वेद रूपी महासागर में गोता लगाकर धातु पाचक का कंसेप्ट निकाला, जिसका फायदा आज आयुर्वेदिक क्रमाभ्यास करने वालों के माध्यम से रुग्णों को हो रहा है। यूट्यूब पर एक कमेंट आया था जिसमें धातु पाचक के ऊपर लेक्चर लेने की मांग की गई थी। तो आज का लेक्चर कंप्लीट धातु पाचक के ऊपर है। इस लेक्चर में हम अपने कर्माभ्यास में धातु पाचक का जो अनुभव है वो आपसे शेयर करने वाले हैं। हम यह भी देखने वाले हैं कि धातु पाचक शास्त्रों में कहाँ कहाँ पर और किस किस रूप में वर्णन किया गया है। सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि धातु पाचक क्या होता है। धातु पाचक का अभिप्राय धातुगत आम के पाचन से होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 तरह की अग्नियाँ होती है। यह 13 तरह की अग्नियाँ में जठर की अग्नि के अलावा पंच महाभूत की अग्नियाँ और सप्त धातु की अग्नि होती है। लेकिन जब जठर की अग्नि मंद होती है तो अन्य अग्नियाँ भी उससे प्रभावित होती है, क्योंकि जठर के अग्नि को मूल माना गया है। तो जब अग्नि मंद होती है तभी आम की संचिति होती है, और यह आम एक स्टिकी पदार्थ होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको हम अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बोलते हैं। और यह जब स्रोतों के माध्यम से पहुंचता है तो स्रोतों में अवरोध उत्पन्न कर देता है, और अवरोध उत्पन्न होने के कारण ही बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। हम इसको अगर मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करना चाहे थोड़ी देर के लिए अगर हम माने, तो आप बेसल मेटाबॉलिक रेट जानते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जैसे पुअर हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमको भूख कम लगती है, और जो भी हम आहार अन्य जो हम खाने के रूप में लेते हैं उससे आहार रस से जो अन्य धातु में परिणति होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो सही से नहीं होता है। ठीक उसी तरह जब आपकी अग्नि मंद होगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन का क्रिया है वो बराबर नहीं होता है। इसको एक हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर आपने घर में ग्राइंडर यूज किया है, तो ग्राइंडर अगर आप यूज कर रहे हैं और वोल्टेज कम है और उसमें कोई भी सामान रख के आप ग्राइंड कीजिए, तो आप देखेंगे घर घर करके चलता तो है। उससे अगर आप रस निकालना चाहते हैं तो रस निकलेगा, बट वेस्टेज ज़्यादा उससे निकलता है आपको। ठीक उसी तरह जब हमारी अग्नि मंद होती है, अर्थात बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर पुअर है, कम है, तो खाएंगे वो पचेगा, बट वहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ज़्यादा बनता है, और ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल स्रोतों में जाके अवरोध उत्पन्न करता है, जो सभी बीमारियों का एक कारण हो सकता है। तो यहाँ पर हमको पाचक से मतलब है कि धातुगत जो आम है उसको पाचन करना, उसको दूर करना। इसका वर्णन चरक संहिता के जो चिकित्सा स्थान है 200 से 205 तक में इसका वर्णन किया गया है। आप अष्टांग हृदय के पृष्ठ संख्या 560 चिकित्सा स्थान का प्रथम अध्याय का श्लोक 47 से 50 में भी आप देखेंगे कि वहाँ पर है वर्णन किया हुआ। लेकिन यहाँ पर ज्वर चिकित्सा में वर्णन किया गया है। ये जो ज्वर की बात की गई है उसमें जो रसगत ज्वर होता है, रक्तगत ज्वर है, मांसगत ज्वर है, मेदोगत ज्वर है और अस्थि मज्जागत ज्वर है, वहाँ पे ये औषधियों का वर्णन किया गया है। उसी से निकाल करके हमारे पूजनीय वैद्य ने इनका एक अलग कंसेप्ट बनाया, जो एक पाचक के रूप में कार्य करता है, और आज मार्केट में कलिंगादी कसाय के नाम से उपलब्ध है, जिसको हम रस पाचक बोलते हैं। पटोलादी कसाय के रूप में उपलब्ध है, जिसको हम रक्त पाचक बोलते हैं। निम्बादी कसाय के रूप में उपलब्ध है, जिसको हम मांस पाचक बोलते हैं। और किरातिकतादी कसाय के रूप में उपलब्ध है, जिसको हम मेदोपाचक बोलते हैं। और अस्थि मज्जा पाचक गुडुच्यादि कसाय के रूप में उपलब्ध है। ऐसे हम इसको
चूर्ण के रूप में भी ले सकते हैं, इससे गुटखा भी बना सकते हैं और इसका गूगल फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं तो ज्वर का जब 21 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो वो धातु में चला जाता है और धातु में सबसे पहले रसगत ज्वर होगा। तो वहाँ पर उन्होंने इसकी चिकित्सा बताया है कलिंगा पटुलस्य पत्रम कटुकुरोहिणी, मतलब यहाँ पर इंद्रजौ और कटु परवल के पत्ते तथा कुटकी का क्वाथ लेने के लिए बोला गया है। यहाँ पर हम उसका हीम बनाकर भी ले सकते हैं या कसाय बना के भी ले सकते हैं। दूसरा है जब रक्तगत ज्वर हो जाता है तो वहाँ पर पटोलम सारिवा मुस्ता पाठा कटुकुरोहिणी, तो इस तरह से कटु परवल को बोला है लेने के लिए, पत्ते को, पत्ते नहीं है तो पंचांग भी ले सकते हैं, सारिवा बोला है जिसको अनंतमूल बोलते हैं, मोथा जिसको नागर मोथा बोला गया है, पाठा तथा कुटकी, ये पांचों द्रव्यों को कसाय के रूप में या हीम के रूप में ले सकते हैं। मार्केट में पटोलादी कसाय के रूप में उपलब्ध है। और मांसगत जब ज्वर चला जाता है तो उसके लिए बोला है पटोल निम्ब त्रिफला मृदिका मुस्तकवासका, मतलब यहाँ पर मांस पाचक के रूप में जो हम यूज करते हैं नींबादी कसाय, उसमें कटु परवल के पत्ते होते हैं, नीम के छाल या पत्र कोई भी उपयोग किया जा सकता है, त्रिफला होता है, मुनक्का लेते हैं, मोथा और कूटज की छाल का प्रयोग किया जाता है। तो ये मांसगत ज्वर में यहाँ पे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अच्छा, मेदोगत जब ज्वर हो जाता है तो वहाँ पे बोला गया है किरातिक्त अमृता चंदन विश्व भेषजम, मतलब किरातिक्त का मतलब होता है कि चिरायता और अमृता का मतलब गुरुची, लाल चंदन तथा सोंठ, ये इसका कसाय बनाकर, क्वाथ बनाकर या हीम बनाकर लेना चाहिए। तो जो तृतीयक ज्वर जिसको बोलते हैं मेदो पाचक के रूप में हम किरातिक्त कसाय के रूप में यूज करते हैं। और पचमा जो है वो अस्थि मज्जागत है, मतलब ज्वर जब अस्थि मज्जा में चला जाता है तो इसके लिए बोला गया धात्री मुस्ता अमृता, ये तीन चीज का ही वर्णन किया गया है। धात्री मतलब आंवला, नागरमोथा और रुचि, इसका कसाय बनाकर अगर हम मधु के साथ सेवन करते हैं तो अस्थि मज्जागत जो ज्वर होता है वो ठीक हो जाता है। इसी को हम चतुर्थक ज्वर बोलते हैं और यहाँ मार्केट में जो आपको उपलब्ध होता है गुडुच्यादि कसाय के रूप में। संतत ज्वर क्या होता है, थोड़ी सी हम ये भी समझ लेते हैं टर्मिनोलॉजी को, फिर हम आगे पाचक के रूप में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो संतत ज्वर का मतलब होता है जो लगातार बना रहता है, वैसा ज्वर जो 24 आवर तक शरीर में बना रहे। और सतत ज्वर का मतलब हुआ कि 24 घंटा में 2 बार आता है, एक बार दिन में आ गया और एक बार रात में आ गया, उसको हम सतत ज्वर बोलेंगे। अन्य दूष्यक ज्वर वैसे ज्वर को बोलेंगे जो दिन या रात में केवल एक बार आता है। तृतीयक ज्वर को वैसे ज्वर को बोलेंगे जो एक दिन बीच करके आता है, मतलब तीसरे दिन आ जाता है। और चतुर्थक ज्वर वैसे ज्वर को बोलते हैं जो 2 दिन बीच करके चौथे दिन आता है। तो में हम रसपाचक का ही वर्णन करेंगे और जो मेरा कर्मा अभ्यास है उसका अनुभव आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि यह लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और पाचक का वर्णन करेंगे। रसपाचक, आप सबको पता है कि रस धातु का कार्य क्या है, प्रीणन करने का है, नर्चर करने का काम करता है। अगर कोई चिंता करता है, भय करता है, शोक है, या कोई गुरु सेवन करता है ज़्यादा या नया अन्य का सेवन करता है, खाने के समय मोबाइल आप देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये सब आपकी एक्टिविटीज़ होती है जिसके कारण आपका जो रस धातु है वो दुष्ट होता है। इससे आपको पता चलेगा कि रस धातु दुष्टि है। तो बोला गया है हमारे शास्त्रों में कि अंग मर्द होगा, अरुचि होगा, अश्रद्धा होगा, गुरुत्व, शरीर में भारीपन लगेगा, तमोगुण आपके शरीर में बढ़ जाएगा, क्लव्यता आएगा, ग्लानि आएगा, ये सभी कारण रस धातु के दुष्टि के कारण होता है। हमने अपने प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा रस पाचक का प्रयोग गायनों में किया है, महिलाओं में होने वाली जो समस्या है उसमें रस पाचक का प्रयोग किया है।
बहुत सारी महिलाओं का ये शिकायत होता है कि बच्चा हमारा दूध ही नहीं पीता है, लेकिन यह माँ का कर्तव्य होता है कि अपने दूध का वो टेस्टिंग करें कि बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो स्तन्य है, जो दूध हो रहा है, वो दूध दूषित हो गया हो, नमकीन लग रहा है, खट्टा लग रहा है, तो निश्चित रूप से उसको रस पाचक लेना चाहिए। ये रस पाचक क्यों लेना चाहिए उसका कंसेप्ट भी हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रस का जब अधोगमन होता है तो आर्तव का निर्माण होता है, और जब ऊर्ध्वगमन होता है तो स्तन्य का निर्माण होता है। अगर किसी महिलाओं को दुग्ध इतना नहीं हो रही है कि बच्चों को पिला सके, तो वहाँ पर भी आप रस पाचक का काढ़ा का प्रयोग जरूर करें। रस पाचक का स्तन्य वृद्धि करता है, स्तन्य का शोधन भी करता है, अच्छा बनेगा। और वहाँ पे आप जिरकाधी रिष्ट या जिरकाधी मोदक के साथ अगर रस पाचक लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर स्तन्य की वृद्धि होती है। अगर किसी माताओं बहनों को आर्तव से संबंधित प्रॉब्लम है तो वहाँ पे रस पाचक को देना न भूलें। यह हर अवस्थाओं में काम करता है रस पाचक। अगर किसी को एमोनेरिया है वहाँ पर भी आप रस पाचक का प्रयोग करिए, डिस्मेनोरिया में भी रस पाचक का करिए, हेमोरेजिया है वहाँ पर भी रस पाचक का प्रयोग करिए, और लिकोरिया में भी रस पाचक का प्रयोग करिए। और ख़ास करके हमने देखा है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि रस का मल कफ होता है, रक्त प्रदर है या श्वेत प्रदर है, कफ प्रधान है, वहाँ पर तो ये बहुत जल्दी काम करता है और बहुत ही प्रभावशाली है। तो निश्चित रूप से महिलाओं की हर समस्याओं में आपको ये विचार करना है और रस पाचक देना ही देना। त्वचा के किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो वहाँ पे रस पाचक आप देना न भूलें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद में त्वचा की बीमारियों को कुष्ठ रूप में वर्णित किया गया है। तो हम सब जानते हैं कि रस धातु के उत्तरोत्तर रक्त धातु होता है, और जब त्वचा में किसी भी तरह की विकृति होती है तो वहाँ पे कुष्ठ धातु के बारे में बताया गया है कि त्वचा रक्त मांस लसिका इसकी दुष्टि होती है। तो यहाँ पर अगर आप जो भी मेडिसिन चला रहे हैं उसका अनुपान अगर आप रस पाचक देते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही होता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अधिकांशतः कॉन्स्टिपेशन का कारण मानसिक होता है। हमारा जो आज भाग दौड़ की ज़िंदगी है, खान पान भी सही नहीं है, तो आपकी प्रैक्टिस में बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाले आते हैं। वहाँ पर आप रस पाचक काढ़ा अनुपान के रूप में आरोग्य वर्धिनी बटी देकर देखिए। और आरोग्य वर्धिनी बटी का हीन मात्रा मत दीजिएगा। 4 से 5 टैबलेट, 4 टैबलेट आप दोपहर को दीजिए और 5 टैबलेट रात में दीजिए। ऐसे तो आपको निर्धारित करना है उसकी प्रकृति देख करके, क्योंकि अगर पित्त प्रकृति वाला है तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आप डिसाइड करिए, बट आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी दें तो उत्तम मात्रा होना चाहिए, डोज उत्तम होना चाहिए, तभी यह प्रभावशाली। आप सबको पता है कि शोक से, भय से, चिंता से रस की दुष्टि होती है और उसका लक्षण दिख रहा है, तो आप रस पाचक काढ़ा अनुपान के रूप में दीजिए। और वहाँ पे आप त्रिभुवन कीर्ति रस, सुदर्शन घनवटी, वसंत कल्प में से कोई भी ज़रूर दीजिए, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उसमें फ़ायदा मिलता है। उच्च रक्तचाप में भी रस पाचक बहुत प्रभावशाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि रस का मूल स्थान हृदय को बोला गया है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है, हम जो एंटी कंगुलेंट मेडिसिन देते हैं वो क्या है, हमारे शरीर में जो आम है वही तो पाचन करना है। तो अगर किसी पेशेंट का हाइपरलिपिडीमिया वाला आता है, जिसका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप आरोग्य वर्धिनी बटी को रसपाचक काढ़ा के साथ देते हैं तो मेडिकल रिजल्ट आता है। आप सब जानते हैं कि डेंगू जब होता है तो उसमें प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगता है, और मॉडर्न साइंस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है फ्यूजन के अलावा। लेकिन आपके पास ये ब्रह्मास्त्र है रसपाचक। अगर आप रसपाचक को अनुपान के रूप में दें और त्रिभुवन कीर्ति रस, तप्यादि लौ हो गया,
चंद्रकला रस जो रक्त को प्रसाधन करने वाला है, और बसंत कल्प में से कोई भी ले लीजिए। लघु मालिनी बसंत भी अच्छा करता है, मधु मालिनी और स्वर्ण मालिनी का तो कहना ही नहीं है, कोई भी ले लीजिए। और आरोग्यवर्धनी वटी भी ये रस धातु पे काम करता है और सारकट भी वजन को अच्छा करता है। और आप इसमें से कोई भी मेडिसिन अवस्था के अनुसार सेलेक्ट करिए और आप रस पाचक काढ़ा के साथ देखिए कि कितना जल्दी प्लेटलेट्स काउंट्स है वो इंक्रीज होने लगता है। प्रैक्टिस में बहुत सारे लिम्फ एडेनोपैथी के भी पेशेंट आते होंगे, तो वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि ये जो रस और रक्त के बीच में लसिका आया है और लसिका से ही संबंधित है। लिम्फ मतलब होता है लसिका, तो जब भी लिम्फ एडेनोपैथी है तो वहाँ पे आप कंचनार गुगुल दीजिए, आरोग्यवर्धिनी दीजिए, नित्यानंद ऋषि दीजिए, क्रव्याद रस दीजिए, वृद्धि वाटिका वटी दीजिए, लेकिन उसका अनुपान एक ही चीज़ देना है, रसपाचक। अब देकर तो देखिए कि कितना अच्छा फायदा होता है। मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस यूएसजी में आता है, तो आप कहेंगे कि आयुर्वेद में ऐसा तो कोई वर्णन ही नहीं है, हम उसको क्या औषधि दें। लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखा है, बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं। और वो जब पेशेंट आएंगे तो उनका जो लक्षण होगा, वोमिटिंग का टेंडेंसी होता है, बार बार वोमिटिंग भी करता है, पेट में दर्द होते रहता है, उसको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन होगा, खाने का कुछ भी मन नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में आप अमृतादि गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी, कंचनार गुगुल जो भी देना चाहते हैं वो सभी दीजिए, लेकिन उसका अनुपान आपको रसपाचक रखना है। और आप देखिए ऐसा दे करके, यही अगर टॉन्सिलाइटिस के अगर कोई पेशेंट आता है, कोई बच्चा आता है, अक्सर हाँ बच्चा ही इन्फेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर भी आप त्रिभुवन कीर्ति रस या व्योषादी बटी का अनुपान रसपाचक दीजिए। आप देखिए कि वहाँ पे कितना अच्छा काम करता है। आप सब जैसा कि जानते हैं कि रस का मल कफ होता है, तो इस तरह से कभी भी कोई पेशेंट आता है जो कफज ग्रहणी का है या कफज पांडु का आता है या कफज श्वेत प्रदर है या कफज प्रमेह का है, तो आप जो भी मेडिसिन चलाते हैं वो ज़रूर चलाइए, लेकिन वहाँ पे रस पाचक देना मत भूलिए, क्योंकि रस का जो मल है वो कफ होता है। मैं अपना प्रैक्टिस का अनुभव बता रहा हूँ, बहुत ही प्रभावशाली होता है। कोई भी इंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, वहाँ पे आप रसपाचक देना नहीं भूले। और ख़ास करके मैंने देखा है थायराइड की प्रॉब्लम में, हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, दोनों में रसपाचक बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से रसपाचक अपने प्रैक्टिस में ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। अगर आप रसपाचक का प्रयोग कर रहे हैं और आपका भी कुछ इसमें अपना अनुभव है, तो निश्चित रूप से आप अपना अनुभव शेयर करिए। का दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे दूसरे पाचक का, और उससे किस किस व्याधि में आपको कैसे यूज करना है वो सारी चीज़ें बात करेंगे। नमस्कार।